हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल पर मैं एहसास सैनी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है, उसके अंदर जैसे अपना कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था उससे वाला आज का टॉपिक रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं और हम समझते हैं एक एक चीजों को। सबसे पहले हम देखते हैं वायुमंडल। जैसे अपने चारों तरफ अपने को दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। ज्योग्राफी का फंडा ही दोस्तों ऐसा है कि अपने चारों तरफ जो चीजें हैं उनको हम एक जगह एकत्रित करके हम उसको पढ़ लेते हैं, तो वो ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है, वो अपना टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, तो थोड़ा ध्यान देंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल क्या होता है। तो वायुमंडल को हम देखते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर क्या होता है? जैसे दोस्तों कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे में जलवाष्प हुआ, मिट्टी के कण हुए, धूल के कण हुए और जलवाष्प हुआ, ये सारी चीजें मिलकर फैली हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम डेफिनेशन लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के घेरे में जलवाष्प, धूल के कण एवं गैसें विद्यमान रहती हैं या रहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आया समझ में। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का घेरा फैला हुआ है, उसके अंदर मुख्य रूप से क्या चीजें? मुख्य रूप से दोस्तों जलवाष्प हो गया, धूल के कण हो गए और कई प्रकार की गैसें हो गई। इसी क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वायुमंडल के अंदर क्या रहेगा। दोस्तों वायुमंडल के अंदर तीन आधारभूत तत्व हैं, उनसे वायुमंडल बना हुआ है। तो वो आधारभूत तत्व कौन से मानेंगे हम? कौन से? ये तीनों ही आधारभूत तत्व हैं। जैसे जलवाष्प हुआ अपना, धूल के कण हुए और गैस, ये चीजें आधारभूत हैं वायुमंडल के लिए। इन आधारभूत तत्वों से वायुमंडल बनता है। वायुमंडल के आधारभूत तत्व नंबर एक होगा दोस्तों धूल के कण। इसे हम एरोसॉल के नाम से भी जानते हैं। एरोसॉल, जिसे धूल का कण भी कहते हैं हम, धूल के कण। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कोई सा भी शब्द आए तो भूलना नहीं है, ध्यान रखना है। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, वो हो जाएगी जल वाष्प। कौन सा? जल वाष्प और गैसें, ये दोस्तों आधारभूत तत्व वायुमंडल के आधारभूत तत्व होंगे। उसके अंदर ये तीनों चीज होंगे, जलवाष्प होगा, गैसें आदि होते हैं।
ये तीन चीज क्या है दोस्तों, आधारभूत है। हम एक एक चीज को अलग अलग से एक एक को समझेंगे और पढ़ेंगे इन तीनों तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा अपना एरोसॉल। नंबर 1 के में कौन सा पढ़ा है हमने, एरोसॉल। एरोसॉल, ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम धूल के कण के नाम से भी जानते हैं। धूल के कणों को ही कहते हैं एरोसॉल, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, अगर एरोसॉल के हम डेफिनेशन लिखेंगे तो एरोसॉल किस प्रकार होंगे वो समझते हैं। पहले बोर्ड पे देखते हैं फिर हम समझते हैं। वायुमंडल में दोस्तों, वायुमंडल में एरोसॉल बादलों के निर्माण में आर्द्रताग्राही नाभिक बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बनते हैं, जो धूल के मिट्टी के कण होते हैं वो बादलों का निर्माण होता है, उसमें आर्द्रताग्राही बनते हैं, वो समझते हैं हम फ्रेंड्स। देखते हैं दोस्तों कि मान लीजिए अपना ये वायुमंडल है, तो वायुमंडल के अंदर ये धूल के कण विद्यमान है, हमने ये चीजें पढ़ी है, ठीक है। उसके नीचे देखते हैं कि धूल के कण ये सारे वायुमंडल में फैले हुए हैं। उसके बाद के अंदर क्या होता है दोस्तों, भाप बनती है। कहां से बनती है, समुद्र से, जहां पानी भरा हुआ होता है। जैसे हम नॉर्मली हमने पहले भी पढ़ा है, समझा है, जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है उस धरातल का तापमान अधिक होता है। तो हम पानी की, समुद्र की बात कर रहे हैं, तो जहां समुद्र होगा उस पर सीधी किरणें पड़ेगी सूर्य की, तो क्या होगा, वहां गर्मी ज्यादा होगी। गर्मी ज्यादा होने के कारण भाप बनेगी, पानी की भाप बनने के बाद ऊपर उठेगी, ठीक है, वो ही चलेगा इसमें। तो मान लेते हैं दोस्तों ये अपना क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है, ठीक है। जैसे ही सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं तो ये समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद में वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होने के बाद में भाप ऊपर वायुमंडल की तरफ जा रही है, तो ये जलवाष्प है। ये वाष्प वायुमंडल में जा रही है। जैसे जैसे ये जलवाष्प वायुमंडल में जाएगी तो वायुमंडल में हमने पढ़ा दोस्तों धूल के कण विद्यमान है, तो ये धूल के कण विद्यमान है। तो ये धूल के कण क्या होगा दोस्तों, जैसे ही आर्द्रता ग्रहण करेंगे, जलवाष्प ऊपर जाएगा तो ये धूल के कण आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, यानी ठंडे हो, ऊपर वातावरण ठंडा होगा, तापमान कम होता जाता है। हमने पढ़ा था 165 मीटर ऊपर जाने के बाद में सौरमंडल के अंदर 1 डिग्री तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो तापमान भी कम होंगे, धूल के कण विद्यमान होंगे। तो होता क्या है, वो आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं धूल के कण और बादलों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो जैसे ये बादल वो वाष्प ऊपर जाएगी तो ये बादलों का निर्माण हो जाएगा और बादलों के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे धूल के कण। तो दोस्तों हुआ क्या, ये बादल हो गया, ये बादलों का निर्माण हो गए और ये धूल के कण विद्यमान हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि वायुमंडल में एरोसॉल बादलों के निर्माण में आर्द्रताग्राही नाभिक बनते हैं। तो आर्द्रताग्राही नाभिक बन गए, जहां जलवाष्प नहीं, जलवाष्प वायुमंडल में गई, वायुमंडल में जाने के बाद में धूल के मिट्टी के कण थे वो आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक बनते हैं। इसी कारण इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया एरोसॉल। दोस्तों हम देखते हैं ये जो धूल के कण हैं वायुमंडल में धूल के कण सूर्य के प्रकाश को परकीर्णन कर देते हैं। हमने पढ़ा था परकीर्णन कर देते हैं।
जिससे कर देते हैं, जिससे विविध रंग बनते हैं। जैसे लाल हुआ, हरा हुआ आदि। दोस्तों हमने पढ़ा था वायुमंडल के अंदर जो धूल के कण हैं, वो धूल के कण सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं, बिखेर देते हैं। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो वायुमंडल में ये क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को बिखेर रहे हैं। तो बिखेर देने के बाद में होता यूं है दोस्तों, वो अलग अलग रंग से दिखाई देने लगते हैं। जैसे हमने वर्षा ऋतु में देखा भी होगा, इंद्रधनुष का जो रंग होते हैं वो क्यों अपने को दिखाई देते हैं, इन्हीं धूल के कणों की वजह से हमारे को 7 रंग दिखाई देते हैं। तो हम अगर इंद्रधनुष की बात करते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है, तो हम इंद्रधनुष के रंगों के क्रम की बात करते हैं। तो क्रम दोस्तों इसमें यह होगा, इंद्रधनुष के रंग देखते हैं हम। ये होगा दोस्तों ये क्रम होता है दोस्तों। इसको हम सूत्र के रूप में लिखना चाहें अगर हम, तो सूत्र के रूप में इसको लिख सकते हैं, बीनी आ है पी ना ला। इसको हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं अगर याद नहीं हो तो। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम दोस्तों ये होता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इस प्रकार होता है। ये इंद्रधनुष के कलर को रंगों का क्रम होता है। ठीक है, हमने देखा दोस्तों एरोसॉल के बारे में। तो नंबर 1 था एरोसॉल। नंबर 2 पे क्या देखा था हमने दोस्तों, 2 पे देखा था जलवाष्प। क्या थी, जलवाष्प। तो हम जलवाष्प देखते हैं नंबर 2 पे। जलवाष्प, ठीक है, जलवाष्प देखते हैं नंबर 2 पे। दोस्तों वायुमंडल के अंदर जलवाष्प विद्यमान रहती है। अगर जलवाष्प की बात करते हैं तो अपने वायुमंडल के अंदर जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से जलवाष्प चारों तरफ फैलता है। तो अपने वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल के अंदर अधिकतम जलवाष्प 2 से 4% तक ही संभव है, इससे ज्यादा संभव नहीं हो पाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम जलवाष्प की बात करते हैं कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 2% से 4% तक ही संभव होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, 2 से 4% तक ही संभव रहती है जलवाष्प की बात करते हैं। तो अगर औसत जलवाष्प की बात करते हैं हम, औसत
जल वाष्प, औसत जल वाष्प वायुमंडल में कितना रहता है? 2%, 2%। ठीक है फ्रेंड, आया समझ में? हमने दो चीजें देखी, एरोसॉल धूल के मिट्टी के धूल के कणों के बारे में तो हमने समझा। नंबर 2 पे देखा हमने, क्या देखा? नंबर 2 पे हमने देखा जलवाष्प। जलवाष्प अपने वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में 2 से 4% विद्यमान संभव रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। औसत की बात करते हैं तो 2% रह सकता है। नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, नंबर 3 है अपना गैसें। गैसें ये रही। तो दोस्तों गैसों की बात करते हैं तो गैसों की बात करते हैं, नंबर 3 होगा और गैसें होंगी। वायुमंडल के अंदर अगर गैसों की बात करते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें विद्यमान है, हमको सबको पता है। तो दोस्तों मतलब गैसों की बात करते हैं तो सबसे पहले गैसों के अंदर दो चीज मुख्य रहती है, नंबर 1 स्थायी गैस और नंबर 2 अस्थायी गैस। तो इस प्रकार दो प्रकार की गैसें पाई जाती है अपने वायुमंडल के अंदर। तो सबसे पहले हम दोस्तों वायुमंडल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी गैसों के बारे में, पढ़ते हैं और समझते हैं। वायुमंडल में दो प्रकार की गैसें पाई जाती है, नंबर 1 स्थायी और नंबर 2 अस्थायी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम सबसे पहले स्थायी गैस के बारे में पढ़ते हैं। स्थायी गैस, स्थायी गैस के अंदर सबसे पहले देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे आती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है फ्रेंड्स, जो अपने वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान है। तो हम नाइट्रोजन गैस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गैस है अपनी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, इसको N से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों वायुमंडल की बात कर रहे हैं और नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन का कितना रेशो रहता है? उसका रेशो रहता है दोस्तों 78.03% लगभग रहता है। दोस्तों हम एक चीज देखते हैं कि जो वायुमंडल के अंदर गैसें हैं उनको आंकड़ों में ऊपर नीचे चलता रहता है। कोई किताब कितना लिखती है, कोई किताब पॉइंटों में कितना लिखती है। तो हमारे को ज्यादा सोचना नहीं है, हमें ऑथेंटिक के हिसाब से चलना है। तो दोस्तों हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के अंदर 78.03% विद्यमान है अपने। ठीक है, अगर नाइट्रोजन गैस की और बात करते हैं तो नाइट्रोजन गैस की क्या उपयोगिता होती है वो भी हम देखते हैं। नाइट्रोजन गैस दोस्तों और किस काम में आती है वायुमंडल के अंदर? वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में है वायुमंडल में। प्रतिशत की बात करते हैं तो 78.03% है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये जो पेड़ पौधे हैं उनके विकास में अंदर भी सहायक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे तो पेड़ पौधों में विकास में सहायक है। दोस्तों हमने सुना है हम जो भी फसल उगाते हैं या पेड़ पौधे होते हैं उसमें यूरिया देते हैं कि नहीं देते? देते हैं मित्रों, देते हैं। तो यूरिया देते हैं, यूरिया क्यों देते हैं? पेड़ पौधों की नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो नाइट्रोजन क्या होता है? यूरिया होता है। तो पेड़ पौधों में विकास में सहायक होती है नाइट्रोजन, समझ में आया?
इसके अलावा देखते हैं नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो नाइट्रोजन होती है दोस्तों पेड़ पौधों में विकास में सहायक है, और ये नाइट्रोजन गैस लेग्यूमिनस कुल के पेड़ पौधों की जड़ों में गांठों के रूप में पाई जाती है। दोस्तों हमने लिखा जो नाइट्रोजन गैस होती है वो लेगुमिनस कुल के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में गांठों के रूप में पाई जाती है। उदाहरण के लिए दोस्तों हम समझते हैं, जैसे हम फसल देखते हैं, एक देखते हैं भिंडी हुई। अगर भिंडी की कोई अपन फसल देखते हैं, कोशिश कीजिए, नहीं देखा हो तो हम देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसको जड़ों को उसको उखाड़ के हम देखेंगे तो दोस्तों गांठे छोटी छोटी गांठे दिखाई देगी। दोस्तों वो गांठे होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस की होती है। जैसे हम दोस्तों इसके अलावा की बात करते हैं तो जैसे चना हुआ, ये चीजें, ये फसलें हुई तो उनकी जड़ों में गांठों के रूप में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेगुमिनस कुल के पेड़ पौधों के अंदर जड़ों के अंदर एक गांठों के रूप में पाई जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों अगली गैस की बात करते हैं, हम स्थायी गैस की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे आएगी ऑक्सीजन गैस। नंबर 2 पे आएगी O2 गैस। ठीक है, O2 से इसको व्यक्त किया जाता है। दोस्तों O2 गैस की बात होती है तो वायुमंडल के अंदर O2 गैस की मात्रा कितनी होती है? लगभग 20.98% पाई जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। दोस्तों अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन एक प्राणदायिनी गैस के नाम से जानी जाती है। हम सब जानते हैं इस बारे में। O2 गैस एक प्राणदायिनी गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे की बात करते हैं तो आगे वाली गैस कौन सी होगी? स्थायी गैस होगी और वायुमंडल के अंदर विद्यमान है। जैसे अपन आर्गन गैस की बात कर लेते हैं। कौन सी गैस है? आर्गन गैस। दोस्तों आर्गन गैस की बात करते हैं तो वायुमंडल के अंदर कितनी परसेंट है वो हम देखते हैं। ये दोस्तों 0.93% के लगभग पाई जाती है ऑर्गन गैस। दोस्तों ऑर्गन गैस की बात कर रहे हैं तो ऑर्गन गैस का ज्यादा कुछ नहीं होता है, ये एक निष्क्रिय गैस है और स्थायी गैस है। ठीक है, आर्गन गैस एक अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है। दोस्तों अक्रिय किसे कहेंगे? ये चीज सामने आ रहा है, एक शब्द आ रहा है। तो दोस्तों अक्रिय हम उसे कहेंगे अगर दो गैस मिलके, दो घटक मिलके अगर तीसरे का निर्माण करते हैं, क्रिया करके निर्माण करते हैं तो उसे हम सक्रिय कहेंगे। पर आर्गन गैस किसी के साथ मिलकर क्रिया नहीं करती है, उसे हम अक्रिय गैस के या निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों हमने देखा नाइट्रोजन गैस देखा, ऑक्सीजन गैस देखा, आर्गन गैस देखा। उससे आगे की बात करते हैं तो आगे गैस आती है अपनी CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
दोस्तों हम इसके प्रतीक की बात करते हैं तो उसको CO2 गैस के नाम से जानते हैं, और इसकी मात्रा के बारे में जानते हैं तो 0.03% के आसपास ये लगभग ये वायुमंडल के अंदर विद्यमान होती है। ठीक है फ्रेंड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं तो इसके बारे में समझते हैं कि किस काम में आती है। दोस्तों ये देखते हैं फिर समझते हैं। इसके अंदर CO2 गैस होती है। CO2 गैस एक CO2 गैस आग बुझाने में काम मुख्य रूप से आग बुझाने में काम में आती है। और नंबर 2 की बात करते हैं तो दोस्तों ये पेड़ पौधों के भोजन के अंदर एक क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है। उस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करती है। तो CO2 गैस का इसमें योगदान रहता है। CO2 गैस इस काम में आती है। तो हम देखते हैं बोर्ड पे, CO2 गैस पेड़ पौधों में भोजन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुख्य घटक के रूप में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने देखा CO2 गैस होती है वो एक तो आग बुझाने में काम में आ रही है नॉर्मल से तरीके से। और नंबर 2 की बात करते हैं तो CO2 गैस होती है जो पेड़ पौधों के अंदर एक अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, उसके अंदर मुख्य घटक के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों हमने 4 प्रकार की स्थायी गैस देखी। ठीक है, 4 प्रकार की स्थायी गैस देखी। उपरोक्त 4 गैसें स्थायी एवं आर्गन को छोड़ कर सभी सक्रिय गैसें। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो हमने 4 गैसें देखी हैं वो वायुमंडल के अंदर स्थायी है, पर आर्गन गैस के अलावा जो भी हमने गैस देखी है 3 प्रकार की, वो सक्रिय गैस है, वो क्रिया करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में हमने देखा 2 प्रकार की देखी, स्थायी और अस्थायी। तो हमने स्थायी तो देख ली, अब देखते हैं दोस्तों अस्थायी गैस। अस्थायी गैसें दोस्तों, अस्थायी गैसों में ज्यादा नहीं है, हम देख लेते हैं मुख्य रूप से जो गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन हुई, उसके बाद में हीलियम हुई, क्रिप्टॉन हुई, नियान हुई, इसको हम H से प्रतिष्ठित करेंगे, इसको He से पढ़ेंगे, इससे करेंगे, उसको Ne से करेंगे, एक जिनॉन हुई, उसे हम Hc से करेंगे, एक रेडान हुई, उसे Rd से करेंगे। ये गैसें मुख्य रूप से ये गैसें होती है दोस्तों, ये अस्थायी होती हैं क्योंकि इनकी मात्रा
स्थायी नहीं रहती है, इनकी मात्रा में कमी और बढ़ोतरी होती रहती है। ये समूह के अंदर पाई जाती है, ठीक है, इस कारण से इन्हें अस्थायी गैसें कहते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा वायुमंडल का संगठन और संरचना, उसके अंदर सबसे पहले हमने देखा वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर हमने देखा कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के घेरे के अंदर जलवाष्प गैसें और धूल के कण होते हैं, उसे हमने वायुमंडल कहा। उसके बाद में हमने देखा दोस्तों वायुमंडल के अंदर 3 आधारभूत तत्व होते हैं। नंबर 1 जलवाष्प, नंबर 2 धूल के कण, नंबर 3 गैसें। हम उसको एरोसॉल के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 धूल के कण। धूल के कण में अंदर देखा कि ये बादलों के निर्माण के अंदर एक आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली कि किस प्रकार ये बनते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, ये चीज देखी है, इसको बॉक्स के अंदर बना दिया मैंने। उसके बाद में हमने देखा जो मिट्टी के जो धूल के कण हैं वो इंद्रधनुष के रंग भी बनाते हैं। उनके कलर होते हैं बैंगनी हुआ, नीला हुआ, आसमानी हुआ, हरा हुआ, पीला हुआ, नारंगी हुआ, लाल हुआ। अगर इसको याद रखने में दिक्कत आ रही है तो हम इसको सूत्र से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। दूसरे नंबर पे जलवाष्प देखा तो जलवाष्प वायुमंडल के 2 से 4% विद्यमान रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं रहेगी। क्यों? जलवाष्प वायुमंडल को सम बनाती है दोस्तों, इसलिए सम बनाती है, ध्यान रखिएगा। नंबर 3 पे हमने गैसें देखी, तो गैसों के अंदर हमने नाइट्रोजन की बात की जिसकी मात्रा 78.03% है। नंबर 2 पे देखा ऑक्सीजन जो 20.98% होती है। नंबर 3 पे देखा आर्गन जो 0.093% के लगभग होती है। नंबर 4 में देखा हमने CO2 गैस देखा, वो 0.03% के लगभग होती है दोस्तों। और उसके बाद में हमने अस्थायी गैसें देखी, जैसे कि हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, नियान हुआ, जिनान हुआ, रेडान हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। इससे आगे वाला जो कंटिन्यू टॉपिक रहेगा वो हम अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।